एफएससी के बच्चों, कैसे हो आप सब इस टाइम पे? बहुत सारे बच्चों का ये मेरी वाली बात सुन के ना एक यही जवाब होगा कि मैम इतना एग्जाम्स जो है करीब आ गए हैं, इस टाइम पे इतना स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करे। तो कोई बात नहीं, मैं हमेशा इस हेयर आपको सारी की सारी गाइडेंस जो है वो मिल जाएगी। तो हमारा आज का जो पूरा सेशन है, पूरी वीडियो है, इसको एंड तक देखना है आपने, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन बच्चों के लिए भी है जो बच्चे अभी इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उन बच्चों के लिए भी है जो ऑलरेडी हमारे जो बैचेस चल रहे हैं पंजाब के फेडरल के इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं, तो दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एंड तक देखना है। नीचे कमेंट्स में मुझे, मैं जो भी पूछती रहूंगी, आई वांट कि आप कमेंट्स में उसका आंसर मुझे जो है वो देते रहें। मैं उसको चेक लाजमी करूंगी। अगर मुझे वहां पे कोई क्वेश्चन आपका नजर आए, मैं उसको भी आंसर लाजमी करूंगी। अब हमारा आज का जो सेशन है ना, वो है अबाउट फेसिंग एफएससी एग्जाम्स। यू ऑल नो कि आपके एग्जाम्स में 90 डेज से भी कम टाइम रह गया है। डू यू नो द मीनिंग ऑफ दैट? मतलब 90 डेज, कहाँ आपके पास इतने सारे मंथ्स थे जहां पे कुछ बच्चों ने भी अपनी तैयारी जो है वो शुरू ही नहीं की। चलो कुछ तो मिडल में पहुंचे होंगे, कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे बीच में जिन्होंने अपनी 100% तैयारी कर ली होगी, जो बिल्कुल हमारे पास 1 to 2% बच्चे ही ऐसे होंगे। तो आपको आपकी तैयारी में प्रॉब्लम्स क्या फेस हो रही हैं, मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ, बिल्कुल समझ सकती हूँ। मैं आपके लिए उसी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस लेके आई हूँ। तो चलो पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि आपके इस टाइम पे ना जो 90 डेज, लास्ट के आपके 90 डेज है ना, इन लास्ट के जो 90 डेज में आपको प्रॉब्लम्स फेस हो रहे हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। लेट मी जस्ट चेंज इट। अब आपके पास इशू, सबसे पहला इशू क्या आ रहा है? सिलेबस का ओवरलोड। मतलब कि आपके पास सिर्फ 90 डेज रह गए हैं और सिलेबस आपका इतना ज्यादा है कि कोई भी सब्जेक्ट, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा जिसमें 13 to 14 चैप्टर से आपका कम सिलेबस होगा। अब उसके आगे चैप्टर्स के आगे फर्दर आप जाओ तो टॉपिक्स भी इतने सारे टॉपिक्स बन जाते हैं। चलो ये मैंने चैप्टर्स की बात की है, हम अगर इसको एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में देख लें तो क्या होता है कि आपके पास, मैं कह रही हूँ कि सबसे पहले आपके पास आते हैं टॉपिक्स। टॉपिक वाइज ही आप लोग पढ़ रहे होते हैं ना, जब भी लेक्चर्स भी ले रहे होते हो, कुछ भी कर रहे होते हो, आप उसको टॉपिक वाइज पढ़ रहे होते हो। टॉपिक के बाद क्या आता है? टॉपिक्स मिलके बनाते हैं एक पूरा का पूरा चैप्टर। और अगर मैं कहती हूँ कि मल्टीपल चैप्टर्स हैं, तो मल्टीपल चैप्टर्स मिलके क्या बना रहे हैं? एक सब्जेक्ट। और डिफरेंट सब्जेक्ट्स मिलके क्या कर रहे हैं? आपका ये एफएससी बना रहे हैं। इसको मैं इंटरमीडिएट कहूंगी, क्योंकि इंटरमीडिएट में हमारे पास एफएससी, मेडिकल प्लस इंजीनियरिंग और आईसीएस के स्टूडेंट्स सारे जो है वो इंक्लूड हो जाते हैं। तो आप यहाँ पे देखो कि आपके पास अब क्या है, आपके पास सब्जेक्ट्स भी इतने ज्यादा हैं, आपके पास चैप्टर्स भी बहुत ज्यादा है, आपके पास उनके आगे टॉपिक्स भी बहुत ज्यादा है। अब आपके पास यहाँ पे स्ट्रेस लेवल आपका इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाता है कि इतनी सारी चीजें हैं, हम उनको कैसे इतने कम टाइम में करें। दूसरी, आपको ऑब्वियसली टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि टाइम अब इतना कम रह गया है कि आपको ये नहीं समझ आ रहा किस सब्जेक्ट को पहले पकड़े, किसको एंड पे करें। आपको आपकी जो स्ट्रेंथ और वीकनेस है ना, वो ही नहीं समझ आ रही है किस सब्जेक्ट में आपकी स्ट्रेंथ है, किस में वीकनेस है। अगर आप किसी स्ट्रेंथ वाला सब्जेक्ट पकड़ लेते हो, वीकनेस वाला बहुत पीछे रह जाएगा। अगर वीकनेस वाला पकड़ लेते हो सकता है उसके चक्कर में आपका जो स्ट्रेंथ वाला चैप्टर था आपको वही भूल जाए। तो आपको टाइम मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। लैक ऑफ रिवीजन, आपके पास अब जो रिवीजन वाला टाइम है ना, वो ये जो 90 डेज है इसके अंदर अब आपने रिवीजन भी करनी है। अपने कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जिनको आपने शुरू से भी कवर करना है, तो रिवीजन भी इस टाइम पे बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम्स हैं। फिर आ जाता है लो कॉन्फिडेंस लेवल। लो कॉन्फिडेंस लेवल के अंदर बच्चों आ जाता है आपका फियर ऑफ फेलियर। मतलब बहुत सारे बच्चे ना इस टाइम पे ये डर रहे हैं कि अच्छा हमारी तो मतलब कोई भी तैयारी है ही नहीं, हम क्या करेंगे, कहीं हम फेल ना हो जाएं। कुछ बच्चों को ये डर भी होता है जी, अच्छा माँ बाप आगे रिश्तेदारों को क्या जवाब देंगे, हमारी तो कजन है, हमारी फूफो की बेटी है, हमारे ताया की बेटी है, चाचू की बेटी है, वो सारे एफएससी कर रही हैं, अगर उनके हमसे ज्यादा मार्क्स आ गए तो फिर क्या होगा, हमें तो बहुत सारी बातें सुननी पड़ेंगी। अगर हम फेल हो गए, हमारी सप्ली आ गई, हमें नेक्स्ट टाइम इंप्रूवमेंट के एग्जाम्स देने पड़ेंगे। तो इस टाइम पे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पैनिक सिचुएशन क्रिएट करके बैठे हुए हैं, लेकिन पैनिक सिचुएशन बच्चों आपको सिर्फ और सिर्फ फेलियर की तरफ लेके जाएगी, ना कि उस फेलियर को खत्म करेगी। उसके बाद आपके पास इस टाइम पे मेजर इशू क्या है? आपने प्रैक्टिस नहीं की हुई है। जब आप पढ़ते रहते हो ना एक चीज को, सिर्फ पढ़ना ही सॉल्यूशन हर चीज का नहीं होता, आपको उसकी प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल
जब मैं छोटी थी या आप जब छोटे थे तो आपने बोलना सीखा। आपने तब तक बोलना नहीं सीखा जब तक आप उसको सुन के खुद से नहीं बोले। ठीक है, तो खुद से ना बोलते सिर्फ सुनते ही रहते तो आप कभी भी बोल ही ना पाते। तो यहाँ पे भी मैंने आपको पहले भी एक ओरिएंटेशन में बताया था, आई बिलीव वो हदफ बैच की ओरिएंटेशन थी, कि आपने हमेशा इंग्लिश की 4 कम्युनिकेशन स्किल्स को फोकस करते हुए अपना हर चीज तैयार करनी है। और वो कौन सी स्किल्स होती हैं? सबसे पहले तो उसमें आ जाती है लिसनिंग, उसके बाद उसमें आ जाती है रीडिंग, उसके बाद उसमें आ जाता है स्पीकिंग, और उसके बाद उसमें आ जाता है राइटिंग। तो जब तक आप ये चारों के चारों चीजें फॉलो नहीं करोगे तब तक जैसे आपको लाइफ में सरवाइव करने के लिए इन चारों चीजों की जरूरत है, उसी तरह आपको आपके किसी भी लाइफ के किसी भी इंपॉर्टेंट चीज के लिए ना इन चारों के चारों चीजों की जरूरत होती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे इस टाइम पे जो एफएससी के बच्चे होते हैं, जब मैं भी एफएससी में थी ऑब्वियसली टाइम मुझ पे भी आया था, डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा होती हैं। बच्चों ने मोबाइल पकड़ा, चलो जी हम नेट से कोई देख लेते हैं, यूट्यूब को कोई लेक्चर देख लेते हैं, यूट्यूब पर लेक्चर देखते देखते उनके पास जी आगे कोई वीडियो आ जाती है, कोई सॉन्ग की वीडियो आ जाती है, बच्चे ने वो प्ले कर लिया है। कुछ इंस्टाग्राम पे देखते देखते उनके पास रील्स आनी शुरू हो जाती है, बच्चे वो स्क्रॉल डाउन करना स्टार्ट हो गए हैं। तो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं जिनकी वजह से आपको ये वाला जो इशू है ना वो फेस करना पड़ रहा है। चलो मूव करते हैं अब हम इनके सॉल्यूशंस की तरफ, क्योंकि मैंने तो आपको प्रॉब्लम्स तो आपके लाइफ में ऑलरेडी हैं, मैं उनको एक्सप्लेन करने नहीं आई, मैं आपको बताने हूँ कि आपके इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले तो आपके पास इसका सॉल्यूशन है कि अपना एक स्टडी प्लान बनाए। लेकिन स्टडी प्लान का मेरा ये मतलब नहीं है कि आप बैठे और आपके मैं सुबह जी 6 बजे उठा हूँ, मैंने रात के 6 कह लो या चलो 6 कह लो, आपको मैंने 12 घंटे की स्टडी करनी है। ये रियलिस्टिक प्लान नहीं है। आप जिसको 12 घंटे की स्टडी कंसीडर कर रहे हो ना, ये तो एक बायोलॉजी में आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, साइंटिफिकली प्रूवन है कि 2 घंटे के बाद ना 2 आवर्स के बाद आपका जो माइंड है वो काम करना उसी तरह बंद कर देता है, वो चीजें एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। 2 घंटे के फॉर एग्जाम्पल आपने एक फोकस्ड स्टडी की है, लेकिन 2 घंटे के बाद क्या हुआ है, आपके माइंड ने एब्जॉर्ब नहीं की चीजें, तो आपने बीच में कोई डिस्ट्रैक्शन हो गई है, आपकी खाने का टाइम हो गया है, पीने का टाइम हो गया है, नींद आ गई है, तो ये सारी बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पे आ जाती हैं। इसीलिए मैंने बोला है कि रियलिस्टिक स्टडी प्लान बनाओ। वो कैसे होगा रियलिस्टिक? मैं रियलिस्टिक की बात कर रही हूँ कि उसी तरह का अपना टाइम मैनेज करो जिस तरह का पॉसिबल भी है, मतलब इम्पॉसिबल चीजें मत करो। 6 to 6 वाले जिसने भी बनाया हुआ है आज ही अपनी कॉपी पेंसिल से इसको रेज कर दो, क्योंकि दिस इज नॉट पॉसिबल, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है ये। अगर आप रियलिस्टिक स्टडी प्लान की बात करते हो उसमें क्या करोगे, आप डिवाइड कर दोगे सब्जेक्ट्स को इनटू सेक्शंस। ठीक है, अब सेक्शंस में कैसे डिवाइड करोगे? हो सकता है आपके पास कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनके अंदर कुछ चैप्टर्स आपकी वीकनेस है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिसमें आपके पास कुछ चैप्टर्स आपकी स्ट्रेंथ है। ठीक है, स्ट्रेंथ और वीकनेस आपने दोनों को अपना साथ साथ लेके चलना है। अब यहाँ पे आपके पास क्या चीज आ जाती है कि सेकंड पॉइंट है आपका कि आपने डिफिकल्टी एंड मार्क्स पे फोकस करना है। वो आप कैसे करोगे? डिफिकल्टी एंड मार्क्स पे फोकस करने का मतलब है कि आपका फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ बायोलॉजी की मैं बात करती हूँ कि आपका क्रोमोसोम्स का चैप्टर है, इसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने हैं, मतलब आपके पास सबसे ज्यादा जो वेटेज है पेपर की वो इस चैप्टर की है। तो मैं ये ट्राई करूंगी कि अब मेरे पास क्योंकि टाइम कम है तो मैं सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है उससे अपनी तैयारी स्टार्ट करूं। तो आपने अपने पास एक लिस्ट डाउन कर लेनी है ये वाली चीजें कि आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है, सबसे हाई वेटेज वाला चैप्टर कौन सा है, मॉडरेट में कौन सा है, सबसे लो वेटेज वाला चैप्टर कौन सा है, ताकि अपनी तैयारी को उस तरह से प्लान कर सको। ठीक है, उसके बाद आपने प्रायोरिटाइज करने हैं की पॉइंट्स। वो की पॉइंट्स क्या हैं? आपने जल्दी से अपने जो नोट्स हैं आपके पास बने होने चाहिए। अगर बने नहीं हुए कोई बात नहीं, बुक पकड़ो, कॉपी एक आप अपने हाथों में एक पेन पकड़ो और मार्क करते जाओ इंपॉर्टेंट चीजें। वो इंपॉर्टेंट चीजें क्या हो सकती हैं? वो होती है डेफिनेशंस, फॉर्मूलाज और डायग्राम्स। ये 3 चीजें हैं जिन 3 चीजों की इन बेसिस पे ना आपका पूरा का पूरा एक पेपर रिलाई करता है। अगर आपने एक टॉपिक की डेफिनेशन पढ़ लिया, उसका फॉर्मूला पढ़ लिया, डायग्राम देख लिया, उसमें से कोई भी क्वेश्चन आ रहा है ना, आप उसको अटेम्प्ट कर ही लोगे। उसके बाद आता है कि क्विकली उसको रिवाइज करना है। क्विकली रिवाइज कैसे करोगे? एक स्ट्रक्चर रिवीजन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं आपको रिवीजन का कह रही हूँ तो चलो जी आप बायोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ने बैठ जाओ, या आप पढ़ने बैठ जाओ कि अच्छा बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन से स्टार्ट कर दो बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ने से पहले। ठीक है, ये सब नहीं करना आपने। उसमें क्या होगा, आपके काम आएंगे वहां पे शॉर्ट नोट्स जो आपने खुद बनाए हुए हैं। क्विक रिवीजन के लिए कभी भी आप लोग 10 पेजेस का, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 10 पेजेस के नोट्स हैं, मैं क्विक रिवीजन के लिए वो यूज नहीं करूंगी। मैं क्विक रिवीजन के लिए अपना 1 पेजर यूज करूंगी जो मैंने खुद से बनाया था कि इसको मैंने देख के सारी चीजें मुझे यहीं से रिवाइज हो जाएंगी।
उसके बाद अपनी प्रोग्रेस को आपने ट्रैक करना है। कैसे? आप सेल्फ असेसमेंट करो, आप टेस्ट अटेम्प्ट करो। जब आप टेस्ट को अटेम्प्ट कर रहे हो ना, उसमें आप अपने पास एक लाजमी अपना एक रिकॉर्ड रखो कि आपने एक वीक में, फॉर एग्जांपल आपका 1 वीक गुजरा है, उस वीक में आपने कितना प्रोग्रेस किया है। अगर मैं कहती हूँ कि उस वीक में आपने बायो का 2 चैप्टर का टेस्ट अटेम्प्ट किया है, तो पहले चैप्टर के अंदर आपके, फॉर एग्जांपल मैं कंसीडर कर लेती हूँ कि मेरे मार्क्स थे 25 आउट ऑफ 30, तो क्या दूसरे टेस्ट में मैं इसको 29/30 या 30/30 लेके गई हूँ? अगर तो मैं नहीं लेके गई, इसका मतलब ये है कि मैं प्रोग्रेस नहीं कर रही हूँ, मैं उसी लेवल पे खड़ी हुई हूँ जिस लेवल पे मैं पहले टेस्ट में खड़ी हुई थी। ब्रेक्स बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने आपको पहले बताया, ह्यूमन माइंड एक बहुत एक स्पेसिफिक टाइम होता है, उसके बाद चीजें अब्जॉर्ब नहीं करता, तो बीच में ब्रेक्स लो। अपने खाने की ब्रेक्स लिखो, उनको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करो। जैसे अगर आपने 30 मिनट्स का अपना स्टडी प्लान बनाया कि आपने 30 मिनट्स में, इसका मतलब ये नहीं कि एक दिन में आपने 30 मिनट्स में ही पढ़ना है, सिर्फ उसके अलावा पढ़ना ही नहीं है। मैं एक टॉपिक की बात कर रही हूँ, आपने एक टॉपिक लिखा, उस टॉपिक में आपने कहा है कि मैं 30 मिनट्स में टॉपिक कवर करूंगा, तो 30 मिनट्स का आपका मतलब होना चाहिए कि 25 मिनट्स की उसमें स्टडी है और 5 मिनट्स का आपका उसमें ब्रेक है, जिसमें आप थोड़ा सा माइंड को फ्रेश करोगे। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मैं कहती हूँ कि चलो ठीक है, आपको सॉल्यूशंस मिल गया। अब यहाँ पे 3 तरह के बच्चे हैं जो इन सॉल्यूशंस को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एक वो बच्चे होंगे जिनकी तैयारी बिल्कुल अभी 0% है, वो 0 प्रिपरेशन के साथ ये वाली वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। एक बच्चे ऐसे होंगे जिनकी 100% उनकी तैयारी है। 100% तैयारी का मतलब ये नहीं कि बोर्ड के पेपर में वो बैठ सकते हैं, 100% उनकी रिवीजन हो चुकी है, 100% उन्होंने अपने नोट्स बना लिए हैं, 1 पेजेस बना लिए हैं, हर चीज कर ली हुई है। अब उनको सिर्फ जरूरत है तो वो है टेस्ट की। तीसरी कैटेगरी में वो बच्चे आते हैं जिन्होंने, चलो मैं कह देती हूँ कि 50% अपनी तैयारी की है, हम मिडल में रखते हैं। हम एक पढ़ रहे हैं सबसे लो वाला, फिर हम बीच में पढ़ रहे हैं हाई वाला, और हम उसके बाद देख लेते हैं जो मॉडरेट बीच में आ जाता है। मतलब कि 50% वाले बच्चे, इन तीनों को, ये तीनों के तीनों, मतलब अगर मैं बात करूं कि 0 प्रिपरेशन वाले हैं, 100 वाले हैं या मॉडरेट वाले हैं। अब 0 प्रिपरेशन वाला बच्चा ना सोच रहा होगा, अच्छा जिसने 100% अभी से अपनी रिवीजन कर लिया, नोट्स बना लिए, वो तो वैसे बहुत आगे चला गया। वहां पे क्या होगा, उसकी जो मोटिवेशन का लेवल है ना, वो, अगर मैं इसको ग्राफ बनाऊं ना, तो यहाँ पे अगर जा रहा था, उसने जैसे ही देखा अच्छा 100% वाला बच्चा है, तो ये वो गया डाउन। तो आपके लिए, अगर आप तीनों टाइप के स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास क्या है कि अगर मैं तीनों टाइप के स्टूडेंट्स की बात करूं, तीनों के लिए सिर्फ तीनों को एक ही चीज चाहिए, और वो चीज क्या है? बेसिकली एक चीज चाहिए, डिफरेंट स्टेप्स चाहिए। उन स्टेप्स को मैं एक मैकेनिज्म कंसीडर कर रही हूँ, इसलिए मैं कह रही हूँ कि एक मैकेनिज्म उनको रिक्वायर्ड है। वो क्या रिक्वायर्ड है? उनको रिक्वायर्ड है सबसे पहले क्विक रिवीजन अपनी। जिसने अपनी सारा कुछ कर लिया ना, उसको भी क्विक रिवीजन की जरूरत होती है, क्योंकि आप देखो, आप जिस दिन बोर्ड का पेपर देने बैठे हो ना, उस पेपर वाले दिन भी आप रिवाइज कर रहे हो। तो चीजें, मैं तो अपने, जब तक पेपर स्टार्ट नहीं होता था, चीजें छोड़ती नहीं होती थी, रिवाइज करती रहती थी, ठीक है। उन सबको चाहिए रिवीजन। रिवीजन के बाद क्या है, उन्होंने अपने रिवीजन का मतलब ये भी हो सकता है कि बच्चों ने लेक्चर्स रिवाइज किए हैं। कुछ बच्चे जो हो रहे होंगे वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख रहे होंगे, और कुछ यूट्यूब पे देख रहे होंगे, कुछ जो है वो मतलब जा रहे होंगे किसी और प्लेटफॉर्म पे, जा रहे होंगे अपनी एकेडमीज में, जा रहे होंगे रिवीजन के लिए, मतलब कुछ भी हो सकता है वो। उसके बाद उनको चाहिए कि अपने नोट्स बनाए हुए, और वो नोट्स क्या है, मैंने आपको बताया कि आपके पास फॉर्मूला शीट्स होनी चाहिए, जिसमें आपके इंपॉर्टेंट जो है, आपने निमोनिक्स लिखे हों, आपकी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स कौन सी हैं आपने वो बनाई हो, तो वो निमोनिक्स वाले आपको नोट्स भी रिक्वायर्ड है, निमोनिक्स वाले, ठीक है। उसके बाद बच्चे को क्या चाहिए? टेस्ट। अब उसे प्रैक्टिस भी करनी है। जिसकी 100% तैयारी है ना, वो भी इस स्टेप से शुरू कर रहा होगा कि चलो मैंने टेस्ट देना है, उसके लिए आपको चाहिए टेस्ट। टेस्ट के बाद क्या करेगा? आपके पास होनी चाहिए उस टेस्ट की चेकिंग। जब तक टेस्ट आपका चेक नहीं होगा, तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो, ठीक है। उसके लिए आपको चाहिए चेकिंग। फिर आपको चाहिए 1 पर्सन, जिसके पास, वो 1 पर्सन आपका कोई भी इंस्ट्रक्टर हो सकता है, आपका सब्जेक्ट रेलिवेंट इंस्ट्रक्टर हो सकता है, जिसके साथ आपने ये डिस्कशन करनी है कि अच्छा भाई, मेरी चेकिंग में मुझे 2 आउट ऑफ 3 मार्क्स फॉर एग्जांपल मिले हैं, तो मेरे 2 मार्क्स क्यों है, मेरे 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स क्यों नहीं है, या मैं ऐसा क्या करूं जो मैं 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स को स्कोर करूं। तो ये वो चीजें हैं जो हर बच्चे को रिक्वायर्ड है। मेरे पास 3 टाइप के स्टूडेंट्स है, तीनों के तीनों को ये रिक्वायर्ड होगी ही होगी। मैं मूव करती हूँ हमारे सॉल्यूशंस की तरफ। अभी सारा जो मैंने आपको प्लान बनाया ना कि सबको चीजें रिक्वायर्ड होंगी,
उसमें क्या होगा, आपके पास एक प्रॉपर स्केड्यूल होना चाहिए। ये नियर पीरियड का स्केड्यूल है, मैंने यहाँ पे जस्ट शाहीन बैच का स्केड्यूल पेश किया है। इस तरह के हमारे पास 4 स्केड्यूल्स हैं। वो 4 स्केड्यूल्स कैसे हैं? पंजाब बोर्ड के पार्ट 1 स्टूडेंट्स के लिए है, पंजाब बोर्ड के पार्ट 2 के स्टूडेंट के लिए है, फिर आ जाता है मेरे पास फेडरल बोर्ड पार्ट 1 और फेडरल बोर्ड पार्ट 2। ये वीडियो किसी के लिए स्पेसिफिक नहीं है, ये सारे बच्चे फॉलो कर सकते हैं क्योंकि एवरीथिंग इज सेम। आपको बस पता होना चाहिए कि आपने क्या करना है, आपने फॉलो क्या करना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपके पास एक स्केड्यूल होना चाहिए, जिस स्केड्यूल में आपके पास ये चीज हो कि एक दिन में आपने कौन सा टेस्ट अटेम्प्ट करना है या आपने किस सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना है। बच्चों देखो, अगर आप एक दिन पे ना मल्टीपल सब्जेक्ट्स लेके बैठोगे ना कि मैं सबके टेस्ट दे देता हूँ, कभी भी आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। तो आपका स्केड्यूल, जैसे कि ये स्केड्यूल बना हुआ है कि एक दिन में आपका एक ही टेस्ट होना चाहिए और आपके पास भी यही चीज होनी चाहिए। यही वाला स्केड्यूल ले लेना मेरे से, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, उस लिंक से स्केड्यूल लो, अपनी तैयारी करो, हर चीज करो। अब यहाँ पे क्या होगा, आपको यहाँ नजर आ रहा होगा एक दिन में एक सिंगल चैप्टर का टेस्ट। कितना आसान हो गई है ये चीज के एक दिन में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ना पड़ रहा है और उसी से हमारी 100% तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। हाउ, वो भी एक्सप्लेन करती हूँ। क्या होगा, मैंने फॉर एग्जांपल कहा, जिन बच्चों ने टेस्ट सेशन लिया हुआ है, जो बच्चे टेस्ट सेशन दे रहे हैं, उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि मैं स्टेप की तरफ मूव करने लगी हूँ। स्टेप क्या है? 6 जनवरी जिस दिन मंडे था, हमारे एफएससी के जो प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स थे उन्होंने बायोलॉजी का टेस्ट अटेम्प्ट किया और जो हमारे पास आईसीएस और प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स थे उन्होंने मैथमेटिक्स का टेस्ट जो है उसको अटेम्प्ट किया था। सिंगल चैप्टर है, देखो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1। अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे लिंक उनको दिया हुआ है, उन्होंने जल्दी से जाके इस चैप्टर में गए हैं, उन्होंने टीचर की उनको रिकॉर्डेड वीडियो मिल गई है, इसी चैप्टर से रिलेटेड वो गया, उस चैप्टर को उसने जाके 1x पे या 2x पे जो है उसने सुन लिया कि जल्दी से मेरी रिवीजन हो जाए, जो मुझे मोटी मोटी चीजें नहीं आती है मैं उनको जल्दी से क्विकली रिवाइज कर लूँ। उसने रिवीजन कर ली है। उसके बाद उसने क्या किया कि अपने नोट्स, यहाँ पे अब नोट्स बनाने नहीं है, अपने बनाए हुए नोट्स को ही अपडेट करना है। उसने अपने नोट्स अपडेट कर लिए, लेक्चर ले लिया, नोट्स अपडेट कर लिए, लेक्चर का मतलब है रिवीजन कर लिया। उसके बाद उसने क्या किया कि बुक पढ़ी और बुक में उसको लगा ऐसा कोई पॉइंट है जो उसने नोट्स में मिस कर दिया, तो उसने बुक के अंदर उन पॉइंट्स को अंडरलाइन कर लिया। अब उसके पास आता है ये वाला स्टेप जो मॉक टेस्ट वाला स्टेप है। इसमें क्या होगा, बच्चा जो है वो टेस्ट पे क्लिक करेगा और बच्चा जाके टेस्ट को अटेम्प्ट कर लेगा। इन स्टेप्स को, ठीक है, टेस्ट को अटेम्प्ट कर लेगा, इतने आपको समझ आ गया। इसको अगर हम थोड़ा सा डिटेल में जाके देखें तो क्या होगा, सबसे पहले क्विक रिवीजन लेक्चर्स हैं आपके, मतलब आप गए हो फॉर एग्जांपल ये आपके सर अब्दुल मनान है, आपको यहाँ पे मैथ्स पढ़ा रहे हैं ये, तो आप क्या करोगे, आपको लिंक दिया हुआ है, लिंक पे आपने क्लिक किया तो डायरेक्ट आप चले गए हो इस मैथ्स के जो आपको लेक्चर था, चैप्टर था, उसके रिवीजन में चले गए, आपने वीडियो देखी है, आपको पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो समझ आ गया है। तो उसके बाद क्या होगा, सर ने आपके लिए ऑब्वियसली जो लेक्चर्स के अंदर आपको स्लाइड्स दी हैं, वो स्लाइड्स के ऊपर सर ने आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है, तो आपको नोट्स भी मिल जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ स्लाइड्स। जैसे आपको यहाँ पे बायो की स्लाइड्स नजर आ रही है, निमोनिक्स आपको दिए हुए हैं, आपको ये बायोएनर्जेटिक्स की स्लाइड्स हैं जहां पे आपके जितने भी मैकेनिज्म्स हैं ना, जितने भी मैकेनिज्म्स हैं उनके स्टेप वाइज एक्सप्लेनेशन है, जो आपके बुक्स में उस तरह से गिवन नहीं है, जिस तरह से यहाँ पे उसको स्टेप्स में डिवाइड करके दिया हुआ है कि आप एज इट इज इसको अपने पेपर में लिख सकते हो। उसके बाद आपको क्या होगा, मैंने कहा था बच्चा वो टेस्ट पे क्लिक करेगा, टेस्ट पे पहुंच जाएगा, तो यहाँ पे आपका मॉक टेस्ट होगा। अब ये पूरा का पूरा जो आपका 90 डेज का प्लान है ना, इस 90 डेज के प्लान में बच्चों आपने टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, डिफरेंट टेस्ट होंगे, उनमें कैटेगरीज आ जाती हैं। पहला आपका होगा चैप्टर वाइज टेस्ट हो जाएंगे, उसके बाद आपके होंगे हाफ लेंथ पेपर, उसके पास होंगे FLP, उसके बाद आपके प्री बोर्ड्स होंगे। तो आपको इन 90 डेज के अंदर अंदर अपनी प्रिपरेशन को चैप्टर वाइज टेस्ट से कैसे प्री बोर्ड्स के अंदर लेके आना है, वो आपको कौन लेके आएगा, ये वाला पूरा का पूरा स्केड्यूल। इसको फॉलो करोगे तो 90 डेज के अंदर अंदर आपकी ये वाली जो तैयारी है ना वो हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या होगा, आपने टेस्ट दे दिया, अब अगला स्टेप आपके लिए क्या होगा, आपके लिए अगला स्टेप ये, आपके स्केड्यूल में नहीं लिखा हुआ लेकिन बीच में स्टेप ये कहीं ना कहीं हो रहा है। आपने टेस्ट अटेम्प्ट किया, आपको उस टेस्ट की चेकिंग भी मिल गई और आपको वापस से मिल गया विद डिटेल्ड फीडबैक। इसकी तो एक एग्जांपल मैं देखती हूँ। फॉर एग्जांपल आपने अकेडमीज ज्वाइन की हुई हैं, कॉलेजेस ज्वाइन किए हैं, बहुत सारे बच्चों के ना माइंड में ये वाला क्वेश्चन आ रहा होगा इस टाइम पे कि हम ऑलरेडी टेस्ट दे रहे हैं, हम ये वाला टेस्ट सेशन क्यों दें, हम ये वाले टेस्ट जो है अटेम्प्ट क्यों करें। ये आपकी अकेडमी का चेक हुआ हुआ टेस्ट है। क्या आपको पता चल रहा है कि आपके 2 आउट ऑफ 4 मार्क्स अगर आपको मिले हुए हैं तो व्हाट इज द रीजन जिसपे आपको ये वाले मार्क्स जो है वो दिए हुए टीचर ने। देयर इज नो कमेंट,
ये क्यों मार्क्स दिए मैं, कोई भी कमेंट यहाँ पे लिखा ही नहीं हुआ है क्या चीज। चलो ठीक है, रॉन्ग बताया हुआ पॉइंट्स कि ये चीज रॉन्ग है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डीएनए इन न्यूक्लियस, इसको रॉन्ग तो किया हुआ है, लेकिन सही क्या है, सही में तो यहाँ पे लिखना चाहिए था ना कि सही क्या ऑप्शन है, वो नहीं लिखी हुई है। तो आपको क्या चाहिए, ऐसा डिटेल्ड फीडबैक। आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको 2 मार्क्स मिले हैं। वाई 2 मार्क्स क्यों मिले हैं, ये आपके टीचर ने पेपर चेक किया है, ये नियर पे के टीचर ने पेपर चेक किया था जिसके उन्होंने फीडबैक दिया था। और देखो कितना एक बड़ा फीडबैक है, कितना लंबा फीडबैक है, वो बता रहे हैं कि ओवरऑल आंसर सही है लेकिन कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स है, अगर ठीक होती तो पूरे मार्क्स मिल जाते। तो वो कह रहे हैं, टीचर कह रहे हैं कि चलो देखते हैं कहाँ गलती की है। डीएनए की लोकेशन जो आपको अकेडमीज के टेस्ट में नहीं मिलेगी कि उसमें आपने डीएनए की लोकेशन गलत लिखी है, तो एक्चुअल है क्या। उन्होंने कहा कि आपने प्रोकैरियोटिक सेल्स में लिखा है कि वो न्यूक्लियस में होता है और यूकैरियोटिक में लिखा है कि न्यूक्लियोइड रीजन में होता है, ये तो उल्टा हो गया। मतलब आप देख रहे हो कि कितने मजे से टीचर जो है वो इतना डिटेल फीडबैक दे रहा है, आपके साथ बात कर रहा है, उसके बाद आपने आपको मार्क्स की डिडक्शन भी बताई है कि आपके 0.5 मार्क्स इसलिए कट हुए क्योंकि आपने डीएनए की लोकेशन सही नहीं लिखी। आपके 0.5 मार्क्स इसलिए कट हुए क्योंकि आपने सेल डिवीजन में मिस्टेक कर दिया कि प्रोकैरियोट्स में कौन सी हो रही है, यूकैरियोट्स में कौन सी हो रही है। अब इस टेस्ट सेशन में बेस्ट थिंग क्या है, जो बच्चे ऑलरेडी जो है टेस्ट सेशन जो है वो ले चुके हैं उनके लिए तो उनको ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे द बेस्ट थिंग इज के पाकिस्तान में, पूरे के पूरे पाकिस्तान में बच्चों में इस गारंटी के साथ कह सकती हूँ, कहीं मुझे कोई एक भी इंस्टीट्यूट दिखा दो जो आपको आपके पेपर की चेकिंग करके दे विद इन 30 मिनट्स। आपको बहुत बड़ी टीम रिक्वायर्ड होती है इस चीज के लिए कि अगर मैं कह रही हूँ मेरे पास एक दिन में 200 पेपर्स आ रहे हैं चेकिंग के लिए, तो उन 200 पेपर्स की चेकिंग के लिए और वो मुझे चाहिए सिर्फ 30 मिनट्स के अंदर अंदर मुझे वो पेपर चेक हुआ चाहिए। तो आप सोचो कि कितनी बड़ी टीम इस पे काम कर रही होगी। वो टीम आपका हेडेक नहीं है, वो हमारा हेडेक है, हम कर रहे हैं आपके लिए। आपके लिए क्या चीज मैटर करती है कि पाकिस्तान में आप मुझे कोई एक जगह, चाहे मुझे चलो नीचे कमेंट में ही बता दो कि ऐसी कौन सी जगह जहां पे आपको विद इन 30 मिनट्स पेपर आपका चेक होकर सेम डे पे मिल जाता है। लेकिन क्या सिर्फ यही चीज है जो पाकिस्तान में पहली दफा हो रही है? नहीं, इसके अलावा क्या होगा, आपकी सेम डे पे आपने क्या किया, आपने टेस्ट को अटेम्प्ट कर लिया, आपको टेस्ट की चेकिंग मिल गई। टेस्ट की चेकिंग कितने मिनट्स में मिली आपको, विद इन 30 मिनट्स टेस्ट की चेकिंग मिल गई। उसके बाद क्या होगा कि आपके सेम डे पे टेस्ट की डिस्कशन होगी। सेम डे पे टेस्ट की डिस्कशन मतलब आपको चेकिंग भी उसी दिन मिल गई है 30 मिनट्स के अंदर अंदर, उसके बाद उसी दिन आपको इस टेस्ट की डिस्कशंस भी मिल गई हैं। और इस डिस्कशन के बाद क्या होगा, आपका टीचर्स के साथ एक क्यूए सेशन होगा जिसमें आपको ये आप क्वेश्चन कर सकते हो कि अच्छा डिस्कशंस के बाद भी मुझे ये चीज समझ नहीं आए तो आप प्लीज हमें बता दें। तो टीचर्स जो हैं वो आपके साथ उस सेशन में आपको सब कुछ बता रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक टेस्ट की जो है वो डिस्कशन कर रहे हैं। अब इसके अलावा यहाँ पे आपको एक और चीज मिल जाती है। बहुत दफा ऐसे होता है कि चलो आपको फॉर एग्जांपल आप बैठे हुए, आपको बैठे बैठे माइंड में क्वेश्चन आ गया है। अगर आप कॉलेजेस जाते हो, अगर आप अकेडमी जाते हो, तो आप जब नेक्स्ट डे अपने कॉलेज जाओगे, जब शाम को अकेडमी जाओगे, तभी जाके पूछोगे कि आपका प्रॉब्लम जो है वो ये है, चलो मुझे टीचर्स का आंसर दे दो। हो सकता है टीचर ना दे, हो सकता है टीचर अवेलेबल ही ना हो, लेकिन यहाँ पे आपको क्या मिला है, 24/7 सपोर्ट मिल रही है बाय योर टीचर्स, बाय योर इंस्ट्रक्टर सब्जेक्ट के टीचर्स। ठीक है, पीयर डिस्कशंस ग्रुप बने हुए हैं, जैसे आप देखो यहाँ पे बायोलॉजी का जो है वो अलग से ग्रुप बना हुआ है जिसके अंदर 301 मेंबर्स ऑलरेडी एडिट हैं। अगर आप फिजिक्स का देखो तो फिजिक्स में जो है वो 332 मेंबर्स हैं। अगर आप केमिस्ट्री का देखो, केमिस्ट्री में 280 मेंबर्स हैं। तो इसी तरह करके आपके हर सब्जेक्ट का अलग अलग ग्रुप बना हुआ है। इंग्लिश का ग्रुप बना हुआ है सर तनवीर के साथ। एक सर तनवीर जो है वो एमडी कैट के एक्सपर्टीज है, इंग्लिश वहाँ पे एमडी कैट में पढ़ाते हैं। यहाँ पे भी जो केमिस्ट्री है सर जो है एमडी कैट की केमिस्ट्री भी पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखो, आपको इवन उर्दू जिस सब्जेक्ट को मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में अकेडमीज में इग्नोर किया जाता है, आपको वहाँ पे भी मिस सहर भी बहुत फेमस है स्टूडेंट्स के अंदर, तो उनकी आपको इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं, वो आपके साथ डायरेक्ट बात कर रही हैं, आपके पास उनका नंबर है, आपके पास ग्रुप बना हुआ है, जब चाहे आप उनको मैसेज कर देते हो और आप उनसे अपनी जितने भी कन्फ्यूजन है उनको क्लियर कर लेते हो। इसी तरह हमारा कंप्यूटर बहुत इंस्पिरेशन है बच्चों के लिए, सर बहुत इंस्पिरेशन है सर ताहा, क्योंकि ही इज़ वेरी यंग और बच्चे जो है उनसे इसी चीज़ से मोटिवेट हो जाते हैं कि सर आप तो फ्यूचर मुस्तफ़ा हैं, आप हमें गेम्स बनाना सिखा रहे हैं। बाय द वे सर ताहा आपको जो है लेक्चर्स के अंदर गेम्स बनाना भी आजकल सिखा रहे हैं, क्योंकि उनका जो कोर्स है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो उन्होंने एक बच्चों के साथ एक फन पार्ट रखा हुआ है जिसमें वो लास्ट के 15 to 20 मिनट्स डेली बेसिस पे गेम की कोई 1 से 2 चीजें जो है वो ऐड ऑन कर रहे होते हैं। तो बच्चे बड़ा मजा कर रहे हैं उनके साथ भी। हर टीचर का अपना मजा है, हर टीचर अपना मजा करता है।
अब यहाँ पे आपको ओवरऑल क्या पता चल गया, आपको आपके जो पूरा का पूरा स्केड्यूल है उसमें क्या चीजें मिल रही हैं। आपको कंप्लीट चैप्टर का टेस्ट मिल रहा है, उसके बाद क्वार्टर बुक टेस्ट है, आपका हाफ बुक टेस्ट हो जाएगा, फुल बुक टेस्ट हो जाएगा, फाइनल एग्जाम मतलब आपके प्री बोर्ड्स हो जाएंगे जो बिल्कुल एग्जैक्ट बोर्ड के पैटर्न पे होंगे। उसके बाद आपको गेस्ट पेपर्स में मिल जाएंगे कि क्या चीज आपकी कहाँ से आ सकती है, क्या चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टीचर्स इंशाल्लाह आपके साथ ये वाले सेशन जरूर करेंगे और आपको उन गेस्ट पेपर्स में भी हम बात लाजमी करवाएंगे। बाय द वे गेस्ट पेपर से मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ कि मैं आपके साथ एक सेशन इस तरह का ज़रूर रखूंगी। अगर सेशन नहीं रख पाए तो मैं ज़रूर एक वीडियो ऐसी क्रिएट करूंगी जिसमें मैं आपको हर सब्जेक्ट के लिए ना तैयारी बताऊंगी कि आपने हर सब्जेक्ट में जो हाई वेटेड चैप्टर्स हैं वो कौन से हैं, जो मॉडरेट वाले हैं वो कौन से हैं, और जो सबसे लो वेटेज वाले हैं वो कौन से हैं। मतलब आप कैसे अपनी तैयारी को टॉप लेवल, देन उसके बाद मॉडरेट लेवल, मतलब जहां पे आप कहते हो कि आपका एक अच्छा एग्रीगेट बन जाए, या आप कह सकते हो आपके पासिंग मार्क्स आ जाएं, वो कौन सा लेवल होगा। और इसके बाद फाइनल एंड पे आते हैं जिस बच्चों को सिर्फ पासिंग मार्क्स चाहिए वो कैसे वो स्कोर कर सकते हैं। तो इसमें मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, हर सब्जेक्ट के टीचर से बनवाऊंगी। अगर टीचर नहीं भी अवेलेबल है कोई मसला नहीं है, आपके लिए मैं बना के शेयर कर दूंगी। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे सबसे मजे की चीज ये है कि एफएससी के साथ साथ आपको पता है आपके जो पेपर्स हैं इस बार जल्दी हो रहे हैं। उसकी रीजन क्या है, उसकी जो रीजन बड़ी है ना वो है एमडी कैट। एमडी कैट इस बार आपका जल्दी अनाउंस हो गया है, तो रेदर देन कि आप एफएससी पूरी पढ़ो उसके बाद आपके पास टाइम ही ना बचे एमडी कैट की तैयारी के लिए, साथ साथ एमडी कैट की तैयारी करो। साथ साथ एमडी कैट की तैयारी कैसे होगी, टीचर्स आपको लेक्चर्स के साथ साथ भी बता रहे होते हैं कि एमडी कैट पॉइंट ऑफ व्यू से चीज कैसे इंपॉर्टेंट है, कैसे आ सकती है। जैसे कि सर अली मिराज, ये उनका एफएससी का लेक्चर है लेकिन उसके साथ साथ एमडी कैट की चीजें भी बता रहे होते हैं। अब आप सबको सक्सेस के लिए क्या चाहिए, ये वो सारे स्टेप्स हैं जो फॉलो करोगे तो आई एम डेड श्योर कि विद इन 90 डेज मैं आपको एक गारंटी दे रही हूँ कि 90 डेज के अंदर अंदर आपकी ऐसी तैयारी होगी कि आप 90% क्या आप आगे से इसको बढ़ा लो, मतलब बहुत अच्छे लेवल पे आप स्कोर कर सकते हो। करना क्या है, क्विक रिवीजन करवा देती हूँ, लेक्चर्स की रिवीजन कर ली, टेस्ट दे दिया, टेस्ट का फीडबैक मिल गया, उसकी डिस्कशन भी हो गई, कम्युनिटी ग्रुप्स में आप ऐड हो, वहाँ पे टीचर्स के साथ जो है वो कर लिया और उसके बाद रिपीट कर लिया। मतलब कि ये सारे स्टेप हो रहे होंगे ऑन डेली बेसिस। डेली बेसिस पे आपने वाला स्टेप फॉलो कर रहे हैं तो आपके पास वो जो एक होती है ना कि आपने टू डू लिस्ट अपने पास बनाई होती है, आज के दिन में मैंने क्या क्या करना है और आप उसको बैठ के लगे हो। कोई जरूरत नहीं है बैठ के इसको अपनी टू डू लिस्ट में लिखो। इस टू डू लिस्ट में लिखने के बाद क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने सारे स्टेप्स लिख लिए, डेली बेसिस पे यही स्टेप आ रहे होंगे। जैसे मैंने रिवाइज कर लिया लेक्चर टिक हो गया, टेस्ट मैंने अटेम्प्ट कर लिया टिक हो गया, मुझे फीडबैक मिल गया इसको मैंने चेक कर दिया, मुझे डिस्कशन मिल गई चेक कर दिया, कम्युनिटी ग्रुप में मैंने क्वेश्चन पूछ लिया किसी टीचर से वो भी चेक कर दिया और उसके बाद रिपीट अगले दिन पे रिपीट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि हाउ टू अटेम्प्ट द टेस्ट। जो बच्चे ऑलरेडी इनरोल्ड हैं उनके लिए बहुत बड़ा फैक्टर है कि अटेम्प्ट टेस्ट को कैसे करना है, हमारी क्या जर्नी होगी। तो वो जर्नी बेटा मैं आपको बताती हूँ कि आपकी क्या जर्नी होगी, वो कोई बड़ी बात नहीं है, इसको हम अभी देख लेते हैं।